Good morning everyone. Myself Sandhya Patre, Assistant Professor in Chemistry, संत शिरोमणि गुरु रविदास गवर्नमेंट कॉलेज सरगांव। आज मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड जिसमें कि लिक्विड स्टेट के बारे में दिया गया है, मैं वो बताने जा रही हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव अवस्था गैस और ठोस अवस्था के मध्यवर्ती होती हैं। यहाँ पर गैस में पदार्थ के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अव्यवस्थित रूप में दूर दूर अनियमित रूप से गति करते हैं, जिससे कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है और इस गैस को जिस पात्र में हम रखते हैं वह उसके आकार प्राप्त करने के लिए अपने में प्रसार या संकुचन करने लगती है, जिससे कि इनकी आकार या आयतन जो है वो अनिश्चित हो जाती है। इसके विपरीत देखते हैं, ठोस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो है वो प्रबल होता है, साथ में इनके आकार या आयतन जो है वो निश्चित होती है। इसमें केवल वाइब्रेशनल मोशन ही पाया जाता है। इस थर्ड में द्रव जिसके मॉलिक्यूल जो है वो ठोस के समान व्यवस्थित नहीं होते और न ही गैस के समान अव्यवस्थित होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल इतना ही प्रबल होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से सटे रहें। तो इन तीनों अवस्थाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था के निर्धारण के लिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो देखते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। तो उदासीन मॉलिक्यूल्स या अनावेशित मॉलिक्यूल्स दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को वॉन डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि वॉन डर वाल्स ने गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन को स्पष्ट करने के लिए गैस समीकरण में दाब संशोधन को इसी आधार पे किया। उन्होंने बताया कि दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करती है, इसलिए आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को हम वॉन डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि अनावेशित मॉलिक्यूल्स या उदासीन मॉलिक्यूल्स क्या है। धनात्मक या ऋणात्मक केंद्र सकेंद्री होती हैं या संपाती होती हैं। इसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उदासीन मॉलिक्यूल्स या अनावेशित मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके विपरीत धनात्मक या ऋणात्मक केंद्र आपस में अलग अलग या पृथक होते हैं। इसे हम पोलर मॉलिक्यूल्स या अध्रुवीय मॉलिक्यूल जो है वो कहते हैं। तो इनके आधार पर किसी भी पदार्थ की भौतिक या रासायनिक व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर किस प्रकार से बल आरोपित करते हैं। इसके आधार पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे कि लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। और फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जिसमें कि स्थायी द्विध्रुव पाया जाता है। स्थायी द्विध्रुव के मॉलिक्यूल्स में प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बने रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स का धन सिरा दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स के ऋण सिरे के निकट स्थित है। इस तरीके से इनके बीच में लगने वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो उत्पन्न होता है। सेम यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ABC देख सकते हैं, जो कि गैसीय अवस्था में मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यू गति करते रहते हैं। इसके बावजूद भी गैस के मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन बनाए रखते हैं
जिसकी वजह से आकर्षण बल जो है वो अधिक से अधिक रहे। जैसे कि यहाँ पर इस स्थिति में एक मॉलिक्यूल्स का ऋणात्मक सिरा दूसरे मॉलिक्यूल्स के धनात्मक सिरे के साथ में आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। सेम बी स्ट्रक्चर में भी एक दूसरे के विपरीत जो है वो आवेश हैं। सेम सी में भी जो है वो एक दूसरे के इस तरीके से द्रव के मॉलिक्यूल जो है वो एक आकर्षण बल बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो बंधे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गैसीय मॉलिक्यूल्स। तो गैसीय मॉलिक्यूल्स पहले ही बताई कि ये जो है वो अव्यवस्थित रहते हैं और दूर दूर रहते हैं, जिससे कि इनके बीच में लगने वाला जो डाइपोल इंटरेक्शन है यह जो है वो कम होता है। लेकिन हम जो है वो ताप को कम करके या दाब को बढ़ाकर इनके मॉलिक्यूल्स को पास पास ला सकते हैं, तो जिससे कि इनके बीच लगने वाली जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो प्रभावशाली हो जाती है। तो इस तरीके से इनकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की एनर्जी जो है वो पोलराइजेबिलिटी के समानुपात और बोल्ट्जमैन या दोनों ध्रुवों के द्विध्रुवों के बीच की दूरी के 6 घात और टेम्परेचर के विक्रमानुपात होती है। सेकंड देखते हैं कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। तो इस प्रकार का जो आकर्षण बल है वह पोलर और नॉन पोलर के मिश्रण में कार्य करती है। अभी तक देखें हम कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है वो ऐसे सामान्य ताप पर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में बताता है। लेकिन अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो दोनों अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देता। तो इसके लिए जो है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस के द्वारा हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल्स है जो कि परमानेंट पोलर होती हैं। इसके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब पहुँचता है तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स का धनात्मक सिरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आकर्षित करके डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी उत्पन्न हो जाता है और पोलैरिटी उत्पन्न होने पर को ही हम जो है वो इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो कहते हैं। इस तरीके से पोलर मॉलिक्यूल्स और इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स आपस में आकर्षण उत्पन्न होता है और इसे ही हम जो है वो इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार इनके बीच में इंटरेक्शन से जो एनर्जी बनती है वो जो है वो पोलराइजेबिलिटी और द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपात एवं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के 6 घात के विक्रमानुपात जो है वो होती है। थर्ड है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो अभी तक जितने आकर्षण बल देखे हैं हम, जिसमें कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इनके द्वारा जो है इस आकर्षण बल के द्वारा हम अध्रुवीय मॉलिक्यूल जैसे कि N2 है, O2 है या Cl2 है या निष्क्रिय एक परमाणुवीय मॉलिक्यूल्स में जैसे कि आर्गन है, नियॉन है, तो इस हीलियम है, इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल के बारे में स्पष्टीकरण नहीं करता। तो इसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले आकर्षण बल की स्टडी को लंदन नामक वैज्ञानिक ने एक आकर्षण बल दिया, जिसे कि हम लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स जो है वो कहते हैं। तो यह इस आधार पर कार्य करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें कि धन सिरा और ऋण सिरा जो है वो केंद्र में संपाती होती हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो है कभी कभी ऐसा होता है कि नाभिक के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू गति करते रहते हैं, जिससे कि आवेश का वितरण जो है वो असंतुलित हो जाता है, जिससे कि एक ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाती है और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है
वो जो है वो आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है वो आंशिक रूप से धनात्मक आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम ताक्षणिक द्विध्रुव जो है कहते हैं। और यह ताक्षणिक द्विध्रुव अन्य मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो बना देता है, जिसकी वजह से इसमें भी जो है वो एक साइड इंट्रा डेंसिटी अधिक होती है और एक साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। इस तरीके से ये आपस में जो है वो आकर्षण बल उत्पन्न होता है और इसे हम लंदन फोर्स जो है वो कहते हैं। इस तरीके से जो ताक्षणिक द्विध्रुव है यह जो है वो इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर भी बनता है। एक सेकंड में ये है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद भी जो है वो आवेश इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह टकराने की वजह से आवेश वितरण में असंतुलन हो जाता है और मॉलिक्यूल जो है वो ताक्षणिक पोलैरिटी जो है वो उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियली ऋण आवेश है, और इसी में ही जो है वो एक साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम है, जिससे कि ये पार्शियली धनात्मक है। सेम दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी जो है वो एक डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक जो है वो ऋण आंशिक पार्शियली जो ऋणात्मक और ये पार्शियली धनात्मक होती है। तो ये ताक्षणिक मॉलिक्यूल्स जो है वो होती हैं जो कि इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट होती हैं, और इस तरीके से ये जो है वो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे हम लंदन फोर्स जो है वो कहते हैं या डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इस तरीके से इस इंटरेक्शंस की एनर्जी जो है वो एनर्जेबल एनर्जी या पोलराइजेबिलिटी के गुणनफल के समानुपात और दो द्विध्रुवों के बीच की दूरी के आर 6 घात के विक्रमानुपात जो है वो होता है। तो इस तरीके से तीनों आकर्षण बल के अलावा कोई भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या लंदन डिस्पर्सन फोर्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है वो प्रभावशाली होते हैं या स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो देखते हैं हम कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ मॉलिक्यूल्स होती हैं जिसमें कि हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में कोवेलेंट द्वारा बॉन्डेड होती हैं, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इस कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे कि ये जो है वो आंशिक रूप से ऋण आवेश हो जाता है और हाइड्रोजन में आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन में एक अन्य मॉलिक्यूल्स की एटम से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उसके साथ दूसरा बंध बनाने की एक अनोखी क्षमता होती है, और इस तरीके से जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं हम, ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये एक्स कोई भी एक्स या वाई फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो एटम हो सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल है यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो कि कोवेलेंट द्वारा बॉन्डेड है। फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गई है, और हाइड्रोजन में आंशिक रूप से धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है। और इस तरीके से ये हाइड्रोजन जो है वो अन्य हाइड्रोजन फ्लोराइड के विपरीत आवेश वाले मॉलिक्यूल्स जैसे फ्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। इस तरीके से दोनों कोवेलेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेतु का कार्य करता है। सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऋणात्मक हो गई है और यहाँ हाइड्रोजन जो है वो धनात्मक हो गया है। यहाँ पर OH जो है वो बॉन्ड H और O बॉन्ड पोलर हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक अन्य वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो भिन्न मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल से है और ये दूसरा मॉलिक्यूल से है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कहते हैं। सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड में, जो कि एक मॉलिक्यूल्स है जिसके कि दो एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, और ये हाइड्रोजन इस प्रकार का जो एक ही मॉलिक्यूल्स में बनने के दो एटम के बीच में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कहते हैं। इसी तरीके से सेम नाइट्रो ग्रुप में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक मॉलिक्यूल्स के दो एटम के बीच में जो है वो बना हुआ है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसी भी इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो देख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट हम H2O या H2S, H2O जो है वो द्रव अवस्था में होती है और H2S गैस अवस्था में होती है। तो H2O जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इनके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होती हैं जिनकी वजह से यह द्रव अवस्था में होती है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता जिसकी वजह से जो है यह गैसीय अवस्था में होती है। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं कि समान अणुभार वाली जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो समान ताप पर बॉयल होती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एल्कीन है, ईथर है या अल्कोहल है, ये सभी समान अणुभार वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें कि एल्कीन और ईथर ये जो है वो इनकी बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान है। आप देख सकते हैं कि एल्कीन की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, एल्कीन की बॉइलिंग पॉइंट -48 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ईथर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लगभग समान है। लेकिन यहाँ पर जो अल्कोहल है इसकी बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है वो हाई है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीज़न है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अन्य अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को से एसोसिएट हो जाती हैं, और इस तरीके से कई जो है वो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो है आपस में एसोसिएट होकर एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स बना लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी वाष्पन में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है वो हाई हो जाता है। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड का सॉल्युबिलिटी पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अल्कोहल है और कोई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है जैसे फार्मिक एसिड है यहाँ पर, तो ये दोनों ही जल में विलय होते हैं। यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड इजली ब्रेक हो जाती है और इस तरीके से जो है वो अल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। सेम यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, और इस तरीके से यह वाटर में इजली वे में जो है वो सॉल्यूबल हो जाती है। लेकिन एल्केन या एल्कीन आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनमें वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी नहीं होती। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की स्ट्रक्चर तो हम देखते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर में ठोस, द्रव और गैस, ठोस और द्रव या गैस तीनों में हम भेद जो है वो नहीं कर पाते। तो अभी तक ठोस या गैस में इनकी स्टडी जो है वो बहुत अधिक हो चुकी है, क्योंकि इनकी प्रॉपर सिद्धांत बने हुए हैं, स्पष्टीकरण जो है वो हो जाता है। लेकिन जो लिक्विड की संरचना है इसमें कम वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया है। इसका मेन रीज़न है कि इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो सही तरीके से जो है वो ज्ञात नहीं है। अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जो है वो अलग अलग सिद्धांत बनाया गया है, जिसमें कि 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है वो लिक्विड की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो पहला देखते हैं आयरन की थ्योरी। तो
आयरिन जो है वो द्रव को गैस के समान मानते हैं और इस तरीके से एक मॉडल बनाए हैं जिसमें कि द्रव का संपूर्ण आयतन का कुछ परसेंट जो है वो फ्री या वैकेंट या वहाँ पर मॉलिक्यूल से नहीं घिरा होता, जिसको कि उन्होंने फ्री वॉल्यूम कहा है और इसका मान जो है वो 3% होता है बताया है। इस तरीके से ब्रिजमैन ने इस संवेदनता के आधार पर उच्च दाब पर जो है वो लिक्विड पे संपीड़न किया, जिससे कि लिक्विड जो है वो एक 3% तक आते तक जो है वो सिकुड़ती हैं। पहले लगातार सिकुड़ती हैं, उसके बाद 3% के आने के बाद में उसमें जो है वो सिकुड़ना कम हो जाता है। इस तरीके से वो आयरिन के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर फ्री वॉल्यूम है उसके दूर जो मॉलिक्यूल्स हैं वह व्यवस्थित होती हैं। जैसे ही हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो वेपर की कॉन्सेंट्रेशन में अधिकता हो जाती है और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाती है और यहाँ पर फ्री वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जाता है। इस तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर में जो है वो वेपर की डेंसिटी और द्रव की मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है वो समान हो जाती है और इसी तरीके से गैस की फ्री वॉल्यूम और लिक्विड की फ्री वॉल्यूम जो है वो समान हो जाती है। इस तरीके से आयरिन ने जो है वो द्रव को गैस के समान माना है। सेकेंड देखते हैं कि बर्नौली और एंड स्कॉट थ्योरी। तो इस सिद्धांत में या इस मॉडल में जो द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको रैंडमली पैक्ड बताया है, जो कि आपस में पास में हैं लेकिन व्यवस्थित जो है वो नहीं है। ये जो है वो पॉलीहाइड्रल संरचना बनाती हैं और इस तरीके से पंचभुजी संरचना होने की वजह से ये क्लोजली पैक्ड तो बताते हैं पर इनके बीच में संकुलन जो है वो ढीला होता है और इस तरीके से ये कम क्रिस्टली होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रिस्टली मॉलिक्यूल्स है, ठोस मॉलिक्यूल्स है, ए देख रहे हैं जो कि 6 मॉलिक्यूल से जो है वो घिरा हुआ है, लेकिन द्रव के मॉलिक्यूल जो है वो केवल 5 मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरे होते हैं। इसमें आकर्षण बल जो है वो अधिक होती है, प्रतिकर्षण बल नगण्य हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो संकुलन में आकर्षण बल प्रभावशील ना होकर प्रतिकर्षण बल जो है वो प्रभावशील हो जाती हैं। इस तरीके से इसमें जो है वो हम जितना भी इसको व्यवस्थित करते हैं लेकिन यह वाटर मॉलिक्यूल जो है वो व्यवस्थित नहीं हो पाता। थर्ड देखते हैं साइबोबैक्टिक ग्रुप मॉडल। तो इस मॉडल में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर या झुंड है जिसमें कि एक झुंड में 100 से भी अधिक मॉलिक्यूल जो है वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जिसे कि हम जो है वो साइबोबैटिक ग्रुप जो है वो कहते हैं। और यहाँ पर अनियमित रूप से मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं। तो इस मॉडल में दोनों ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स होती हैं। ये जो है वो थोड़े समय के लिए होता है और ना तो इसकी कोई बाउंड्री होती है। इस साइडोबैटिक ग्रुप से मॉलिक्यूल जो है वो अनियमित मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाते हैं और इस अनियमित मॉलिक्यूल्स या जोन में से मॉलिक्यूल जो है वो साइडोबैटिक ग्रुप में भी जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह जो है मॉडल व्यवस्थित नहीं हो पाता और ये जो है वो कम क्रिस्टली होते हैं। तो इस तरीके से हम इनके आधार पर देख सकते हैं कि द्रवों की प्रॉपर्टीज क्या है। तो द्रवों की प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं कि वॉल्यूम। तो द्रवों में आकर्षण बल जो है वो प्रबल होता है, इसलिए इनकी जो आयतन जो होती है वो निश्चित होती है। शेप जो है हम वाटर को जिस पात्र में भी रखते हैं वो उसकी आकार को ग्रहण कर लेता है। इसी तरीके से डेंसिटी है, ये इसकी द्रव की डेंसिटी जो है वो गैस से अधिक होती है और ठोस से कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं तो ये गैस की प्रॉपर्टी है, द्रव में या ठोस में कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नहीं पाया जाता। इसी तरीके से डिफ्यूज़न देखते हैं तो डिफ्यूज़न क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से द्रव के मॉलिक्यूल जो है वो पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर दूरी जो है वो
कम होती है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्यूजन जो है वो नहीं होता। वेपोराइजेशन, अगर हम सिंपल जो है वो बाहर वाटर को रख देते हैं तो ये वेपर बनकर जो है वो उड़ जाता है। इसी तरीके से इंट्रामोलिकुलर फोर्स के आधार पर भी जो है वो द्रव की निम्न प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला देखते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल जो है वो अधिक होता है, वाष्पन के लिए जो है अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर का मान जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर मॉलिक्यूल्स में वेपर प्रेशर जो है वो 17.5 mmHg है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की वेपर प्रेशर जो है वो 91.0 mmHg है। तो यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल्स में वाष्पन में जो है वो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होने की वजह से इसकी वाष्प दाब जो है वो कम हो जाती है। सेकंड देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जिससे कि इनकी वाष्पन में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से इसकी बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है वो अधिक हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरीके से विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी भी जो है वो कई मॉलिक्यूल्स एसोसिएट रहती हैं, इनके बीच में आकर्षण बल जो है वो अधिक होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल है, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड सेंटर होती हैं उतनी ही इनकी विस्कोसिटी जो है वो अधिक होती है। इसी तरीके से सरफेस टेंशन का मान भी जो है वो अधिक होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो द्रवों की स्थिति या अवस्था क्या है इसके बारे में लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू।